स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे दूसरे हॉर्मोन्स पे है। डायरेक्टली वो वेट को कुछ नहीं करते, बट दूसरे हॉर्मोन्स के जरिए वो असर करते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल चीजें हैं जो मैं आपको इधर एड ऑन देना चाहूंगा, जैसे एंटी स्ट्रेस विटामिन। जब हम माइक्रोस की बात करते हैं, माइक्रोस में विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, तो एंटी स्ट्रेस मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैग्नीशियम है। और कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस में काम करते हैं। आज ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बट इतना तो आपको याद होगा कि हमें स्ट्रेस दो तरह से अफेक्ट करते हैं। एक स्ट्रेस जो वो जो इवेंट है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर जो असर करते हैं। दूसरा, हम उसके लिए जो रिएक्शन लेते हैं या फिर उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, उसकी वजह से। ठीक है, तो उसके आगे में मैं एक बार बहुत ही फास्ट रनिंग करूंगा। ये था पार्ट 2 जहां से हमने स्टार्ट किया था। और इसमें हम बता रहे थे कि स्ट्रेस हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। और इसके बारे में पिछले हफ्ते हमने जो स्टार्ट किया था वो था कि स्ट्रेस में एड्रेनालिन कोर्टिसोल दो हॉर्मोन्स का असर होता है, जो एक बहुत ही जल्दी सडनली या फास्ट स्विफ्ट वे में काम करता है, और दूसरा जो है कोर्टिसोल, जो बहुत ही स्लो में स्टार्ट करता है और वो ज्यादा देर तक उसका असर जो रहता है। ठीक है, एड्रेनालिन बहुत सारे हॉर्मोन्स पैदा करते हैं, लेकिन उसमें से जो मेनली स्ट्रेस रिलेटेड जो आता है ये दोनों है। और इसमें जो एड्रेनालिन को ये भी बोलते हैं कि एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन हमारे लिए रेस्पॉन्स देता है कि फाइट और फ्लाइट। और कोर्टिसोल एक रेस्पॉन्स देता है जिसको बोलते हैं फ्रीज। ठीक है, फ्रीज मोड क्या होता है कि हम उसके साथ में बिल्कुल अंदर अंतर्मुख होते हैं या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो वो जो है मतलब विड्रॉवल बोलते हैं, हम पूरा का पूरा जो बाहरी चीजें हैं उसमें से हम विड्रॉ होकर अपने आप को एक फ्रीज मोड में लेके आते हैं, जिसमें हमें कुछ भी असर नहीं करता बाद में। एक हादसा ऐसा हो गया जिसके वजह से, जिसके बाद में हमें दूसरे कोई भी हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से हो जाता है, वो है फ्रीज मोड। ठीक है। और इसमें क्या है, एक हमारे बॉडी को कैसे एड्रेनालिन अफेक्ट करते हैं उसके बारे में दिया है कि वो हमारे लंग्स को ब्लड प्रेशर या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज देता है, जो मैसेज उसको जाके क्लियरली एक इंडिकेशन रहता है कि एट प्रेजेंट तुम्हें इस तरह से ये एक्ट करना है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है या हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है या फिर इस तरह का एक्शंस होते हैं, राइट। एंड लिवर जो है हमारा शुगर लेवल को आप मेंटेन करने के लिए या अप करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, जहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए उस तरह से एक्ट करते हैं। कोर्टिसोल जो है हमारे अगेन हमारे किडनी लिवर एंड जो एडिपोस टिश्यू इस जगह में ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको ज्यादा रखते हैं, बनाए रखते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस को यदि आप कंटिन्यूअसली ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक आप उसको रखेंगे अपने दिमाग में या अपने बॉडी पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये ब्रेन पे कैसे असर होता है इसको हमने पिछले बार देखा था, जैसे कि कोर्टिसोल हमारे हाइपोथैलेमस को एक मैसेज देता है, जिससे कि कोर्टिकोट्रोपिन जो हार्मोन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है और वो एसीटीएच को पैदा करते हैं। और एसीटीएच क्या है, वो जब इंक्रीज अमाउंट होता है तो ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल का अमाउंट और बढ़ जाता है। ये एक विशेष साइकिल है जहाँ पे कोर्टिसोल दोबारा अपने आप को ज्यादा कर देते हैं, राइट। और इधर हमने देखा था कि इंसुलिन रेसिस्टेंस, स्ट्रेस एंड इंसुलिन को कैसे हम एक रिलेशनशिप लेके आ जाए। नॉर्मली स्ट्रेस जब बढ़ता है ऑटोमेटिकली हमारे लीवर बोलते हैं कि ज्यादा हमें शुगर मॉलिक्यूल्स चाहिए, और इसी वजह से हमारा इंसुलिन का जो लेवल है वो ज्यादा रहता है, लेकिन वो यूज नहीं करते, जहां पे हमें खुद एक इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्रिएशन शुरू हो जाता है। एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन जो है इंसुलिन को कम कर देते हैं, बट इंसुलिन हमारे बॉडी में रहता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल, सॉरी स्ट्रेस एंड हमारा जो थायराइड हार्मोन है, ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है, ये भी एक्चुअल उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
जिसकी वजह से हमारे थायराइड हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ठीक है। स्ट्रेस एंड हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन्स अगेन हमारे एड्रेनालिन का ही देन है। लेकिन उधर जो एक्चुअल होना है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये जो हॉर्मोन्स है उसको असर करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे कुछ हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। और एक हमने बताया था गट हेल्थ। गट हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपका गट रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ता जा रहा है, और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को असर करते हैं, जिसकी वजह से जैसे पिछली बार हमने बताया था लैमिया प्रोपिया के बारे में, लैमिना प्रोपिया के बारे में, जिसमें वो हमें डायरेक्टली स्ट्रेस का जो इम्प्लीकेशन डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी में भी बढ़ जाता है, जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीजेस वगैरह शुरू होते हैं। स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी अगेन हम इधर डिस्कस किए थे कि हमारा जो प्रो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जो हमारे लिए बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। स्ट्रेस एंड वेट, आई थिंक पिछले बार जब हम ये टॉपिक ले रहे थे इधर ही हमें नेट कट हो गया था। तो स्ट्रेस एंड वेट में क्या असर होता है, जैसे स्ट्रेस, आपको पता है कि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उस टाइम में कुछ लोगों का आदत है कि वो ज्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल को कम करें। ओके। इधर हमारा जो ग्रेलिन हार्मोन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम हंगर बढ़ जाता है, हमें भूख ज्यादा लगता है। हमारा लेप्टिन जो है वो कम हो जाता है, या फिर हम लेप्टिन सेंसिटिव हो जाते हैं, लेप्टिन के लिए कम सेंसिटिव होते हैं, या लेप्टिन रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक तरह से, जहाँ पे हमारा फैट स्टोरेज ज्यादा बढ़ जाता है। और फैट स्टोरेज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट बढ़ता है। स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे दूसरे हॉर्मोन्स पे है, डायरेक्टली वो वेट को कुछ नहीं करते, बट दूसरे हॉर्मोन्स के जरिए वो असर करते हैं। और जैसे कोर्टिसोल का ही हम स्पेशली देखें, क्योंकि एड्रेनालिन जो है वो आया गया बस, लेकिन कोर्टिसोल है वो रहेगा। जो रहने वाला हार्मोन है वो पर्टिकुलरली हमारे कैसे कैसे असर करते हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड फैक्ट है, जैसे थायराइड का मैंने बताया था। ग्लाइकोजन का टर्नओवर जहाँ पे लिवर करते हैं उधर असर करता है, ब्रेन में है, ब्लड प्रेशर में है, इम्यून सिस्टम में है, एंड इंसुलिन को काउंटरैक्ट करते हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाता है। ये सब इधर एक तरह से देखेंगे। आपको मैं एक छोटा सा फर्टिलिटी रिलेटेड एक छोटा सा मैं ये बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों को शादी हुआ, शादी होकर 3 साल के बाद में या 4 साल में उनको यदि बच्चा नहीं होता है, प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लोग या तो डाउट में रहते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, किसको है, इस तरह से डाउट में रहते हैं, या फिर वो डॉक्टर को दिखाने लगते हैं, या इवन अंदर ही अंदर फैमिली के अंदर ही अंदर ये क्वेश्चन रहता है कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है बच्चे। ठीक है। लेकिन आप एक बार उनको बच्चा नहीं हुआ करके सोच लिए, सपोज कि उनको 8 साल तक 10 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे 10 साल के बाद भी उनको बच्चे होते हैं। एक रीजन ये है कि जब उनको वो स्ट्रेस रहता था, बनाया रहता था कि हाँ मुझे बच्चा नहीं हुआ, तो उस टाइम में नॉर्मली उनका हार्मोनल लेवल बिल्कुल वैरिइंग रहता है, जो उनको सपोर्ट नहीं करते। एंड जब एक बार 5 साल 6 साल या 8 साल के बाद में उनके दिमाग से वो निकल ही जाता है, तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली उनका बॉडी फंक्शंस जो है नॉर्मल होने लगता है, और उसके बाद में 2-3 साल के अंदर में वो लोग कंसीव होते हैं, और एक ही बहुत ही हेल्थी बच्चा पैदा भी होते हैं। और इवन हमारे रेवोल्यूशन टीम में ही अराउंड 19 ईयर्स के बाद में एक लेडी कंसीव हुई थी, और आई थिंक 2021 या 22 जनवरी में उनका बच्चा भी हुआ था। सो दिस ऑल पॉसिबल, जब आप, एंड दिस ऑल पॉसिबल इन द सेंस दोनों, मतलब स्ट्रेस आपके फर्टिलिटी को भी असर कर सकता है। ओके। एंड एक्सेस कोर्टिसोल किस तरह से हमें प्रॉब्लम करते हैं, एक है कि कोर्टिसोल रेसिस्टेंस, दूसरा डिक्रीज्ड इम्यून फंक्शन। कोर्टिसोल रेसिस्टेंस क्या है, जब कोर्टिसोल आपके बॉडी में रहता है हाई अमाउंट में, तो उसको बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्यों है, लेकिन बॉडी के कुछ ऑर्गन्स उसको डिटेक्ट करेंगे और उसका एक्शंस चलता रहेगा। कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ओबेसिटी रिलेटेड, डिप्रेशन, गट डिसफंक्शन, ये सब ऑलरेडी हमने बहुत सारे डिस्कस कर चुका है। फिर भी आप इतना देखिए, जैसे रिलेटेड टू
हमारे फीमेल हॉर्मोन्स है, प्रेग्नेनोलोन या डीएचईए, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इसमें सब असर करते हैं। साथ साथ में प्रोलैक्टिन एंड ईस्ट्रोजन में भी असर करते हैं। ये सब हमारे बॉडी के अदर हॉर्मोन्स हैं। एक हार्मोन जो है दूसरे बहुत सारे हॉर्मोन्स को असर करता है। और जैसे हमारे यदि इंसुलिन को असर करते हैं, इंसुलिन का भी हमने एक सेशन लिया था ना, तो जहाँ पे इंसुलिन को असर करेंगे वो खुद भी दूसरे अलग से बहुत सारे हॉर्मोन्स को असर करेंगे। अभी निशी मैम बहुत ही बढ़िया सा बता रही थी कि जो लंबे दूर तक का हमारा जो कम्युनिकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, उसके लिए हमारा ब्लड सिस्टम उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ब्रेन, जहाँ पे ब्रेन को कोई सिग्नल देना है, ब्रेन हमारे पैर में या दूसरे कोई भी ऑर्गन के लिए कैसे सिग्नल्स देते हैं, ये नॉर्मली हॉटलाइन कनेक्शन नहीं है, लेकिन गट सिस्टम में इवन हॉटलाइन कनेक्शन भी है। डायरेक्टली हमारा वैगस नर्व उसको पहुंचा देता है। तो ये जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी को असर करते हैं, राइट। अब हम चलेंगे, इस तरह से हैं तो स्ट्रेस में क्या हम कर सकते हैं, इसका हल क्या है। ओके, नॉर्मली बोलते हैं कि अप्रैल इज द एंटी स्ट्रेस मंथ या स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अप्रैल तक वेट करना है क्या? यदि आपको जनवरी में, फरवरी में कोई स्ट्रेस आ गया तो उसके लिए आपको अप्रैल तक वेट करना होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जब आप शुरू करेंगे, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ एंटी स्ट्रेस या नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे। कब है? आप बोल सकते हैं कि आज से मेरा नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए कुछ लोग तो कर्मा का यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं कि कर्मा, कोई भी सिचुएशन में जो मिलेगा वही, जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा, इस तरह से बोलते हैं ना। सही कर्म का सही फल होता है। यदि आप कर्म के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, ये भी एक तरह से एंटी स्ट्रेस का काम करता है। हमें थोड़ा सा हमारे कोर्टिसोल लेवल को कम करने में और थोड़ा सा काम रखने में, अपने दिमाग को और बॉडी को काम रखने में, शांत रखने में मदद करते हैं। एंड इसको एक्चुअली कर्मयोगा या बाकी इस तरह से जो भी फिलोसफिकल एस्पेक्ट में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं, उसके लिए जा सकते हैं। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप युक्तवादी या इस तरह से होके बिल्कुल उसके उसी के लिए पूरा दम जाए या उसके अगेंस्ट में चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं। जो आप कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी यूजफुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड ऑल्सो, रिक्वायर्ड फॉर द टाइम। क्योंकि हम लोग, कोई स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि हम लोग आज देखें और कल नहीं है। बहुत सारे स्ट्रेस के साथ में ही हम अपना एवरीडे बिताते हैं, कोई ना कोई, क्योंकि हमारा खुद का प्रेशर ज्यादा है, खुद का जो वर्क प्रेशर या काम खत्म करने का प्रेशर जो भी है, ये सब ज्यादा है। साथ साथ में हम अपने अंदर कुछ तो हमारे जॉब जहाँ पे हैं या फैमिली हैं, वो खुद हमें बोलते हैं कि हाँ ये सब मुझे चाहिए, और कुछ आप अपने आप से भी सोचते हैं कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है। ये दोनों के बीच में हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए नंबर वन थिंग इज एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके बॉडी को ज्यादा आप दुख नहीं दें, लेकिन आप जो कल कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा करें, जिससे कि आपके बॉडी एंड आपके माइंड जो है फ्रेश होंगे, एनर्जाइज होंगे, एक्साइटेड होंगे, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा या जो भी हॉर्मोन्स है उसका सही यूटिलाइजेशन होगा। कुछ ना कुछ हॉबी में रुके एवरी डे। क्योंकि इवन कुछ लोग है ना, इसीलिए बोलते हैं कि आपका पैशन और आपका जो पर्पस है दोनों एक होना चाहिए जहां पे आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आप खुशी खुशी काम को कर सकते हैं, राइट। मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया है। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, जब आप स्ट्रेसफुल रहते हैं या स्ट्रेसफुल नहीं है, आप एक रेगुलर रूटीन में लेके आए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया सा काम करेगा। योगा, एक्सरसाइज एंड योगा दोनों आप बोल सकते हैं, राइट। योगा में क्या है, आपका जो ब्रीथिंग टेक्निक्स है वो बहुत बढ़िया सा आपके जो अंदर के इमोशंस को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ऑलरेडी हम पिछले बार बताए थे, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज को छोड़िए, जब आप गुस्सा होते हैं या बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, उस टाइम में क्या है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आपका जो ब्रीथिंग लेवल है वो स्पीड अप हो गया है।
जब कोई इमोशन से या जब आप गुस्सा होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्रीथिंग यदि बढ़ जाता है, ज्यादा उसका नंबर्स होता है, तो ऑटोमेटिकली जब आप ब्रीथ कंट्रोल करते हैं आपका गुस्सा कंट्रोल होता है। ये एक योगा का टेक्निक है, इवन आप नॉर्मल वे में भी यूज कर सकते हैं। जस्ट टेक डीप ब्रीथ। यदि आपको इमोशनल बहुत ही ज्यादा हो रहा है या फिर गुस्सा आ रहे हैं, आप 2-3 डीप ब्रीथ लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है सही से काम करना शुरू करेगा। नेचर, नेचर फ्रेंडली, इवन सन को बोलते हैं कि वो आपका जो मूड एनहेंसर है। इसी तरह से जब आप इवन हरे नज़ारे देखते रहेंगे, आपके लिए बॉडी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। राइट। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस का हल टाइम मैनेजमेंट होता है। और आप एक बार टाइम मैनेजमेंट करना सीख लें या आप लिख के उसको शुरू करें, आपके लिए बहुत बढ़िया सा क्लैरिटी आता है, और उस क्लैरिटी की वजह से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। म्यूजिक, म्यूजिक थेरापी है। म्यूजिक थेरापी के अलावा भी म्यूजिक, यदि काम म्यूजिक है, आजकल के जो हिंदी मूवीज का मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट जो कुछ पुराने म्यूजिक्स हैं या फिर इवन सोलो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपके लिए बहुत बढ़िया सा काम करेगा। थेरापी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग इवन साइकोलॉजिकल थेरापीज आप देख सकते हैं। स्पा भी बहुत बढ़िया सा काम करता है। इवन फिश स्पा भी है, जहाँ पे मछलियां आपके पैर को थोड़ा सा ये करेंगे तो आपका मतलब आप जो स्ट्रेस में रहे थे उसमें से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप बाहर आ चुके हैं। राइट। इट टेक्स मैटर ऑफ मे बी सम 20 to 30 मिनट्स। कुछ न्यूट्रिशनल चीजें हैं जो मैं आपको इधर एड ऑन देना चाहूंगा, जैसे एंटी स्ट्रेस विटामिन। एंटी स्ट्रेस विटामिन बी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे उस वो खुद उसका एक बहुत बढ़िया सा रेपुटेशन है, बिकमिंग एन बीइंग एन एंटी स्ट्रेस विटामिन। और ये क्या है, आपके मूड, आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देता है। इवन विटामिन बी 12 वगैरह जो है आपके नर्वस सिस्टम का जो माइलिन शीथ वगैरह है उसके लिए बहुत बढ़िया सा काम करता है, जिसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमिशन जो है बहुत अच्छा सा चलेगा। दूसरा जो है एंटी ऑक्सीडेशन। एंटी ऑक्सीडेशन में हमें ऑलरेडी पता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई वगैरह है। राइट। इसमें जो विटामिन सी है हमारे फाइट फ्लाइट और फ्रीज रेस्पॉन्सेस में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से यदि हमारा जो विटामिन सी सही लेवल में आप मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस जो है कोर्टिसोल को कम करने के लिए या उसको बैलेंस में रखने के लिए विटामिन सी बहुत बढ़िया सा काम करेगा। एंटी स्ट्रेस मिनरल, जब हम माइक्रोस की बात करते हैं, माइक्रोस में विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, तो एंटी स्ट्रेस मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ में और इवन जो हमारे बॉडी के अदर हार्मोन्स के साथ में बॉडी का जो रेस्पॉन्स है उसके लिए सब मैग्नीशियम बहुत बढ़िया सा काम करता है, इंक्लूडिंग मैग्नीशियम को ऐसे भी बोलते हैं ना, कैल्शियम इज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मैग्नीशियम फॉर मसल रिलैक्सेशन। जब मसल्स का रिलैक्सेशन ऑलरेडी हो जा रहा है मैग्नीशियम की वजह से, ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी में बहुत बढ़िया सा असर करते हैं। राइट। एंड स्ट्रेस को सही तरीके से कंट्रोल करने में वो हमें मदद करेंगे। इवन आप मैग्नीशियम का अलग से सेपरेट टैबलेट्स वगैरह भी आजकल देख सकते हैं। राइट। तो मैग्नीशियम क्या करते हैं, लोअर कोर्टिसोल एज वेल एज एसीटीएच। EFS for stress, essential fatty acids, particularly omega 3। omega 3 में EPA एंड DHA। राइट। इसमें क्या है, बहुत सारे स्टडीज ऑलरेडी हो चुका है, ओमेगा 3 एंड हमारे ब्रेन फंक्शंस में बहुत अच्छा सा काम करते हैं। पर्टिकुलरली आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स को अप्रोक्सीमेटली अप टू 1/5 तक उसको रिड्यूस करने में ये जो EFS है काम करता है। ओमेगा 3 बहुत बढ़िया सा काम करता है। हर्ब्स दैट हेल्प अंडर स्ट्रेस, बहुत सारे हर्ब्स हैं लेकिन उसमें से गिने चुने ही मैं अभी बताऊंगा, जिसमें से नंबर 1 आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है बहुत मतलब अभी नहीं, बहुत इवन आयुर्वेदा जब शुरू हुआ था तब से लेके हमारे बहुत सारे
डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं उसको प्रमोट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे जो इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन मेमोरी वगैरह में भी काम करते हैं, बट साथ साथ में हमारे जो बहुत बढ़िया सा स्ट्रेस एंड रिडक्शन एजेंट है वो अश्वगंधा माना जाता है। ठीक है। हेल्थी एड्रिनल फंक्शन, इवन एड्स इन कॉग्निटिव फंक्शन, आप इधर 8 अश्वगंधा बेनिफिट्स देख सकते हैं, जिसमें इवन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस, ये सब अश्वगंधा का बेनिफिट्स है। और एक हर्ब है गोटुकोला। पर्टिकुलरली ये जो हर्ब है इसके लिए स्ट्रेस रिलीविंग प्रॉपर्टीज बहुत है। एक्चुअली स्ट्रेस का नहीं, इमिडिएटली जो सिचुएशन है उसमें कुछ नहीं कर पाते, लेकिन स्ट्रेस के बाद में जो कोर्टिसोल लेवल है उसको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया सा काम करता है, इंक्लूडिंग वोन हीलिंग। ठीक है। और इसके वजह से क्या है, हमारा जो मूड है वापस नॉर्मल लेवल में, नॉर्मल मूड में आने के लिए ये काम करेंगे, रिड्यूसेस एंग्जाइटी। और एक हर्ब है ब्रह्मी। ब्रह्मी नॉर्मली हम बोलते हैं कि मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, बट इसके अलावा इट सपोर्ट्स रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी एज वेल एज डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी ये काम करता है। और कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस में काम करते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार सुना है। जैसे कि सेरोटोनिन लेवल यदि कम है तो ट्रिप्टोफैन का उसमें पर्पस है, राइट। ट्रिप सेरोटोनिन लेवल 90% हमारे गट सिस्टम बनाते हैं। अभी गट को सही करने के लिए एक तरीका ये है, विटामिन डी भी आप उसमें ले सकते हैं, बट ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये चारों जो है साथ साथ में काम करते हैं, एंड वैलेंट जो है साथ में आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन के साथ में बहुत बढ़िया सा एंटी स्ट्रेस का काम करता है। ठीक है। ये पांचों के अलावा एक और है जो थियानिन है। आपने सुना होगा हर्बल टीज काम करते हैं, या फिर ग्रीन टी वगैरह बहुत बढ़िया है। एक अमीनो एसिड है ये जो एल थियानिन जो है, एक अमीनो एसिड है, एंड स्पेशली एक अनस्टेबल अमीनो एसिड है। इसकी वजह से इसको आप एसेंशियल, नॉन एसेंशियल या कंडीशनली एसेंशियल में आप थियानिन का नाम नहीं सुनेंगे। लेकिन ये जो थियानिन है हमारे टी लीफ से जो मिलते हैं, वो उसका जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा है, स्पेशली रिलेटेड टू एंटी स्ट्रेस। एंड सिमिलर टू ग्लूटामिन ये काम करता है। ग्लूटामिन जो है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये ग्रीन टी की वजह से या फिर इवन हमारा जो एल्थियानिन की वजह से जो है नेचुरल स्ट्रेस रिडक्शन इफेक्ट्स इसमें बहुत ज्यादा है। एंड इसी वजह से हमारे मूड एनहांसर सप्लीमेंट्स में भी ये यूज किए जाते हैं, राइट। तो इतना सारा चीजें हम ऐसे सप्लीमेंट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। और कुछ है तो हम अभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।